वेलकम फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। बीएससी और बीकॉम के जो स्टूडेंट्स जनरल इलेक्टिव के रूप में राजनीति विज्ञान को पढ़ेंगे उनके लिए भी यही सिलेबस रहेगा। तो यह क्लास फर्स्ट सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम सिलेबस का चर्चा स्टार्ट करते हैं। और इसमें पिछले वर्ष तक हम लोग 5 यूनिट में राजनीति विज्ञान के पेपर को पढ़ते थे। इस वर्ष सेमेस्टर में यह परिवर्तन किया गया है कि आपको कुल 4 यूनिट की पढ़ाई करना है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट पर। फर्स्ट यूनिट जो है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसमें आप अपने सामने स्लाइड में कि इसमें राजनीति विज्ञान अवधारणा, प्रकृति एवं क्षेत्र। राजनीति विज्ञान की अवधारणा के संबंध में सबसे पहले हम समझेंगे किसी भी विषय की अवधारणा, परिभाषा और उसके सामान्य अर्थ को समाहित करती है। इसके माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह विषय मूलतः क्या है, क्या उसका उद्देश्य है, उस विषय के अध्ययन का उद्देश्य क्या है। और इसी के अंतर्गत हम उस विषय की प्रकृति और क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं। प्रकृति एक नेचर, जिस तरह से हम एक इंसान के नेचर को देखते हैं, इंसानों के नेचर अलग अलग प्रकार से होते हैं। हम नेचर का अर्थ प्रकृति के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से एक विषय का भी प्रकृति होता है। अलग अलग आप जानते हैं कि बहुत से विषय प्रचलित हैं। तो हर एक विषय की अध्ययन प्रणाली, उसकी विषय वस्तु, उसका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। कुछ बिंदुओं पर कई विषयों में ओवरलैपिंग भी होता है। तो हम इससे जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंतर्गत हम उस विषय की प्रकृति को अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही उसमें क्षेत्र का भी अध्ययन करना है। क्षेत्र के अंतर्गत हम उस विषय की सीमाओं के संबंध में और विषय के क्षेत्राधिकार पर चर्चा करते हैं कि उस विषय में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या शामिल करना है, और कौन से टॉपिक उस विषय से सीधे संबंधित नहीं है या उतने संबंधित नहीं है। तो हम विषय के क्षेत्र पर भी चर्चा करते हैं। इसके बाद इसी यूनिट में जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वह रहेगा शक्ति और सत्ता। राजनीति विज्ञान, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यह राज्य से संबंधित है, सरकार से संबंधित है, और राज्य और सरकार अनिवार्यतः शक्ति से संबंधित है। हम सेना, पुलिस, इनकी कल्पना किए बगैर राज्य और सरकार की कल्पना नहीं कर सकते, और ये अंततः शक्ति की संस्थाएं हैं। तो राजनीति विज्ञान के इस टॉपिक में हम शक्ति और सत्ता, इन शब्दों को और इनकी अवधारणाओं को और इनका किस तरह से विकास हुआ है, इनका क्या अर्थ है, क्या विशेषताएं हैं, हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसके बाद वैधता के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि शक्ति और सत्ता किस तरह से वैधता प्राप्त करती हैं। और हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, यहाँ पर यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सरकारें हैं वह लोकतांत्रिक मानकों के अनुरूप कार्य करें, नागरिक और सरकारों में संबंध पारदर्शिता पूर्ण हो। तो वैधता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है राजनीति विज्ञान का, तो हम इसको पढ़ेंगे। इसके साथ ही शक्ति और सत्ता के साथ इसका किस तरह से संबंध है, ये हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। इसके बाद जो टॉपिक हम फर्स्ट यूनिट में हमको देखना है वह है राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। जैसे कि आप जानते हैं सभी विषयों की अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं। आप भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने की अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप कई स्टूडेंट्स अपने आप को अलग अलग मेथड में कंफर्टेबल पाते होंगे। अलग अलग विधियों के हिसाब से कोई लिख के याद करता है, कोई पढ़ के, कोई दोहराना चाहेगा, कोई नहीं दोहराना चाहेगा। उसी तरह से अलग अलग टाइम पे आप अपने आप को उपयुक्त पा सकते हैं। उसी तरह से प्रत्येक विषय की कुछ अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं कि उस विषय को समझने के लिए हम किस तरह की पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं। तो हम राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन करेंगे इसमें प्रथम फर्स्ट यूनिट में। और उसी के अंतर्गत व्यवहार और उत्तर व्यवहारवाद, जो कि राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में एक बहुत बड़े परिवर्तन
की दिशा मानी जाती है। एक आधारभूत परिवर्तन हुआ उस समय पे राजनीति विज्ञान को आधुनिक संसाधनों के माध्यम से समझने का प्रयास। तो हम उसी अध्ययन पद्धतियों के टॉपिक में हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद इन दोनों टॉपिक को देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट में जो हमें सबसे पहले समझना है राज्य, स्टेट क्या है, राज्य क्या है। हम सामान्य अर्थों में अपने राज्यों के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भारत में कई इकाइयों को हम राज्य के रूप में बात करते हैं। राजनीति विज्ञान में राज्य एक आधारभूत अवधारणा है और यहाँ राज्य का अर्थ स्वतंत्र देश से है। तो हम इस टॉपिक में राज्य को समझेंगे, राज्य की अवधारणा क्या है, इसका किस तरह से विकास हुआ है और राज्य के अनिवार्य तत्व क्या हैं। यह हम सेकंड यूनिट में देखेंगे कि राज्य किन तत्वों से मिलकर बनता है। फिर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, इस टॉपिक को हमको पढ़ना है। इस टॉपिक के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। एक समाज, एक कल्पना ऐसे जब हम पीछे देखते हैं तो एक रहा होगा जहाँ पे वर्तमान संस्थाएं नहीं रही होंगी। उस स्थिति से निकलकर आज के राज्य तक जब हम अंतर्राष्ट्रीय युग और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा करते हैं तो इस टॉपिक में हम समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के लिए किस तरह से लोगों ने सिद्धांत दिए हैं, विद्वानों ने, और उनकी उद्देश्य क्या है, उनका अर्थ क्या है और फिर उनकी आलोचना किन बिंदुओं के आधार पर होती है। तो इसमें जो मुख्य सिद्धांत हम पढ़ेंगे उसमें एक दैवी सिद्धांत है, दैवी शक्ति सिद्धांत, उसके बाद सामाजिक समझौता सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है और कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं। तो हम राज्य की उत्पत्ति के इन सिद्धांतों को सेकंड यूनिट में देखेंगे। इसके बाद राज्य के कार्य के सिद्धांत, इस टॉपिक को हमको देखना है। राज्य है हमारे पास, हम राज्य में ही रहते हैं। राज्य की भूमिका नागरिकों के विकास में किस तरह से होना चाहिए, इस संबंध में कई सिद्धांत दिए गए हैं। हम उन्हीं के अंतर्गत मार्क्सवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, नव उदारवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, आप तीसरी लाइन में इसको देख रहे होंगे, हम इन पर भी इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। और मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को सकारात्मक अर्थ में नहीं देखता है, वह मानता है कि राज्य शोषण का अर्थ है। तो यह भी राज्य को एक देखने का ढंग है। और उदारवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य को, व्यक्ति को स्वतंत्रता देना चाहिए। तो इस तरह से राज्य को, सरकार को देखने का ढंग व्यक्तियों के विकास के लिए, व्यक्तियों का अलग अलग जो रहता है उसी के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे कि राज्य किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से विद्वान ने उसको देखा है। इसके बाद सेकंड यूनिट में हम एक और टॉपिक अध्ययन करेंगे, विधि, कानून। विधि और कानून एक ही शब्द है, हम उन्हीं को इसमें अध्ययन करेंगे कि किस तरह से इसका उद्देश्य क्या है कानून का। हम वर्तमान में कानून के शासन में रहते हैं तो इनके स्रोत क्या हैं, हम वर्गीकरण किस तरह से करते हैं, किस तरह से कानून बनते हैं, किस तरह से उनका विकास होता है, संशोधन होता है। हम इस टॉपिक को इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद सेकंड यूनिट में ही हमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो देखना है वह है लोक कल्याणकारी राज्य। आप 5वीं लाइन में देख रहे होंगे। तो लोक कल्याणकारी राज्य, जो कि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि लोक कल्याणकारी अर्थात जनता की भलाई के लिए कार्य करने वाला राज्य। तो राज्य की भूमिका के अंतर्गत हम वर्तमान में राज्यों की भूमिका का विस्तार हुआ है नागरिकों के जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में। हम किसी न किसी अर्थ में सरकार की उपस्थिति पाते हैं, राज्य की उपस्थिति पाते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे और क्या उसकी सीमाएं हैं, क्या उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, क्या चुनौतियाँ आती हैं, हम इन पर बात करेंगे इस टॉपिक में। और इसी यूनिट में हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वह है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद अर्थात देश से प्रेम की अवधारणा। किस तरह से हम जब देश से प्रेम करते हैं तो जो कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वह अपने देश से प्रेम करें, लेकिन देश से प्रेम भी किस तरह से कई बार अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को जन्म दे सकता है। कई बार जो हमारा प्रेम है राष्ट्र के प्रति वह चुनौतियां विकसित कर सकता है, कठिनाइयां ला सकता है। तो हम राष्ट्रवाद के संबंध में जो भी अवधारणा प्रचलित है और जो सिद्धांत विकसित हुए हैं इसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। किस तरह से देश प्रेम जो है संपूर्ण मानवता के लिए कार्य करते हुए भी अपने देश के लिए प्रेम के रूप में हो सकता है और किस तरह से अपने देश के लिए प्रेम जो है
वह एक दिखावा हो सकता है, संघर्षों को बढ़ावा देने वाला हो सकता है। इस तरह से हम राष्ट्र के प्रति प्रेम को अलग अलग ढंग से इस संबंध में देखने का प्रयास करेंगे सेकंड यूनिट के इस लास्ट टॉपिक में। इसके बाद हम थर्ड यूनिट में चलते हैं। तो थर्ड यूनिट में हमें विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करता है। एक विषय की मूल अवधारणाएं, जिन कंसेप्ट को आप समझेंगे तभी आप उस विषय से संबंधित जो आगे का विकास हुआ है उसको हम जान पाएंगे। तो इस थर्ड यूनिट में जो हमें सबसे पहले संप्रभुता को पढ़ना है। संप्रभुता राज्य की आत्मा है। कोई भी देश हम तभी देश कह रहे हैं जब उसके पास संप्रभुता है, सर्वोच्च शक्ति है, आदेश देने की शक्ति है। तो संप्रभुता राज्य की आधारभूत अवधारणा मानी जाती है। और जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे कभी, तो आप पाएंगे कि उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, इस तरह से शब्दावली प्रस्तावना है प्रारंभ में। तो उसमें हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, अर्थात यह सब प्रभुता शब्द प्रारंभ में ही आ रहा है, अर्थात इसके राजनीतिक अर्थ हैं। तो संप्रभुता क्या होती है, राज्य की सर्वोच्च सत्ता क्या है, हम इस टॉपिक का इसमें अध्ययन करेंगे। संप्रभुता क्या है, अवधारणा प्रकार क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, संप्रभुता का सिद्धांत किस तरह से दिया गया है और उसकी आलोचना किस तरह से होती है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। संप्रभुता को हम इसको पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की थर्ड यूनिट में। इसके बाद अधिकार, स्वतंत्रता और समानता। अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय आप इसमें देख रहे होंगे। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको शब्दों के अर्थ पर अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ जानते हैं। अधिकार क्या है, हम बात करते हैं, ये हमारा अधिकार है, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हमारा उनका ड्यूटी है। स्वतंत्रता क्या है, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम स्वतंत्रता दिवस स्कूलों में मनाते रहे हैं। समानता की हम बात करते हैं, न्याय को हम मांग करते हैं, हमने टीवी में फिल्मों में देखा होगा। अर्थात यह टॉपिक ऐसे हैं जो एकदम अपरिचित नहीं हैं, हम ऑलरेडी इनके संबंध में कुछ ना कुछ जानते हैं। और इन टॉपिक के संबंध में जो हमारा ज्ञान है, राजनीति विज्ञान के सिलेबस में इनको रखे जाने का उद्देश्य है कि ये शब्द जो है राजनीतिक अर्थ रखते हैं और वर्तमान में हम इनके प्रति जो भी सोचते समझते हैं, सदैव इस तरह की स्थिति नहीं रही है। और इन्हीं अवधारणाओं को हम इस टॉपिक में देखेंगे कि हम आज इतनी आसानी से स्वतंत्रता, समानता, न्याय की बात करते हैं, इतिहास के क्रम में सदैव वह सभी को उपलब्ध नहीं रही है। चाहे बात स्वतंत्रता की हो, समानता की हो, न्याय की हो। और हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं भारत में, तो हमारे लिए इन शब्दों के अर्थों को जानना और भविष्य में जागरूक नागरिक बनने में एक संबंध है। तो हम इनको टॉपिक को पढ़ेंगे। इसी में राजनीतिक दायित्व एक टॉपिक है। राजनीतिक दायित्व, किस तरह से एक राजनीतिक व्यवस्था का नागरिक के प्रति दायित्व हो, किस तरह से व्यवस्था कार्य करती है राजनीतिक व्यवस्था, और इसके संबंध में हम इसको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ लोकतंत्र, जो मूल हम भारत को बार बार बात करते हैं, भारत में लोकतंत्र है, भारत में प्रजातंत्र है। लोकतंत्र प्रजातंत्र एक ही शब्द है। हम थर्ड यूनिट के इस लास्ट टॉपिक में लोकतंत्र की अवधारणा क्या है, किस तरह से इसका विकास हुआ है, इसका गुण दोष क्या है, अर्थात लोकतंत्र की प्रशंसा क्यों होती है, आलोचना क्यों होती है, लोकतंत्र के संबंध में क्या सिद्धांत दिए गए हैं, उनको हम देखेंगे। उसके अलावा लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक क्योंकि एक शासन की व्यवस्था का एक प्रकार है। आप जानेंगे कि दुनिया में सभी जगह लोकतंत्र नहीं है जितना हमारे देश में स्वतंत्रता है, कई देशों में उतनी नहीं है। कई देशों में ऐसे भी लोकतंत्र हैं जो हमारे देश से और भी ज़्यादा स्वतंत्रता देते हैं। वहाँ पे परिस्थितियाँ क्या हैं, तो हम इस टॉपिक में यह देखेंगे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक परिस्थितियां हैं, हम एक जागरूक नागरिक के रूप में किस तरह से लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सदैव काम कर सकते हैं। तो थर्ड यूनिट में हम यह देखेंगे। फोर्थ यूनिट में हम देखेंगे राज्य के कार्य, कि राज्य के कार्य क्या हैं, सरकारों के कार्य क्या है। राज्य और सरकार हम इसको देखेंगे कि राज्य जो है अमूर्त रूप है और सरकार उसका मूर्त रूप है। तो हमें सरकार से शिकायत हो सकती है, लेकिन राज्य से शिकायत कई बार हमारा अनुचित हो सकता है, कई बार संभव भी नहीं रहेगा। तो हम इस यूनिट में जो है राज्य के कार्य देखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम शासन के प्रकार देखेंगे। विश्व के देशों में
कई प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। तो इसी के अंतर्गत हम एकात्मक एवं संघात्मक शासन क्या है, आपने ऐसे पढ़ा हो या शायद सुना होगा, ध्यान दिए होंगे तो, कि भारत राज्यों का संघ है। तो इसलिए हम इसमें एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था को देखेंगे। इसके साथ ही भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, तो हम इसमें पढ़ेंगे संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाएं क्या हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का एक बड़ा मानक माना जाता है। ब्रिटेन और भारत संसदीय लोकतंत्र के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो हम इस टॉपिक में संसदीय अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था इनको पढ़ेंगे। इसके साथ ही सर्वसत्तावाद। अब सर्वसत्तावाद क्या है, सत्ता किस तरह से अपने नागरिकों को ओवरलैप कर सकती है और सब कुछ सत्ता में ही निहित है, सत्ता के आदेशों के पालन में ही निहित है। इस तरह का विचार जो है नागरिकों को गौण बना देता है और जो भी सरकार में है उस समय पे वह अपने महत्व को किस तरह से स्थापित कर सकते हैं। तो इस सर्वसत्तावाद सिद्धांत को भी हम इसमें पढ़ेंगे 4th यूनिट के इसमें। और इसी के साथ हम इस 4th यूनिट में हम देखेंगे कि शासन के अंग कौन कौन से हैं। तो इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो मूल शाखाएं मानी जाती हैं, इनका गठन किस तरह से है, इनकी परिभाषा, अर्थ क्या है, कार्य क्या है, या किस तरह से मिलकर काम करते हैं, किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। और इन्हीं के कार्य करने के समन्वय और टकराव से संबंधित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, ये 2 टॉपिक भी इसी से संबंधित हैं कि यह तीनों शाखाएं किस तरह से अपने नागरिकों की भलाई के लिए मिलकर काम कर सकती हैं, किस तरह से एक दूसरे को संतुलित कर सकती हैं और एक बेहतर शासन व्यवस्था बनाने में, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने में किस तरह कार्य कर सकती हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ संविधान का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, आखिर हम बात आपने कई बार बोला होगा भारतीय संविधान, सुना होगा, हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। तो संविधान मूलतः क्या है, किस तरह से देश की शासन व्यवस्था में उसकी भूमिका होती है और किस तरह से सरकारें संविधान के आधार पर नागरिकों की भलाई के लिए काम करती हैं, किस तरह से संविधान में संशोधन होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। राजनीतिक दल, इनका अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, राजनीतिक दलों के लिए क्या सिद्धांत दिए गए हैं, इनके गुण दोष क्या हैं। आप पहले से ही हमारे आसपास, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, तो राजनीतिक दलों के नाम से, उनके चुनाव चिन्हों से कुछ परिचय आपका होगा। हम इस टॉपिक के अंतर्गत राजनीतिक दलों के सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, किस तरह से उनका गठन होता है, उनका उद्देश्य क्या है, किस तरह से एक राजनीतिक व्यवस्था में काम करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हम इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक को। राजनीतिक दल के संबंध में, पार्टी के संबंध में, दबाव समूह, जो कि आप शब्द से ही समझ रहे हैं, जो समूह दबाव डालने का प्रयास करे वह दबाव समूह हो जाता है। तो हम इसी को, इनका सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, इनका अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, तकनीक क्या है, किस तरह से दबाव समूह काम करते हैं सरकारों के और जनता के बीच में अपने हितों को बनाए रखने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। तो हम दबाव समूह के संबंध में पढ़ेंगे। राजनीतिक दलों से उनका कैसे अंतर होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे। जनमत, लोकमत, इसको भी हम इसमें पढ़ेंगे। जनमत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में और सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में अंततः जनमत ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर जनता सरकार के विरुद्ध हो जाती है या सरकार के समर्थन में होती है, दोनों ही स्थितियां लोकतांत्रिक व्यवस्था में या अन्य प्रकार की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर समस्त जनता विरोध हो जाए तो शासन व्यवस्था बदली जा सकती है या बदलना पड़ सकता है, और जनता का समर्थन हो तो सरकारें ठीक से काम कर सकती हैं, ज़्यादा शक्ति के साथ, दृढ़ता के साथ जनता की भलाई के लिए काम कर सकती हैं। फिर आज हम मीडिया के युग में भी रहते हैं, तो जनमत, जनता का विचार क्या है, जनता का मत क्या है, इस संबंध में सरकारें प्रचार के तंत्र में अपनाती हैं और जनता भी अपने मत से सरकार को प्रभावित करती है। तो जनमत के इस टॉपिक में हम उसके विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। इसके बाद सामाजिक न्याय क्या है, किस तरह से समाज के सभी वर्गों को विकास के अवसर प्रदान कर सकता है, उनको आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकता है, न्याय को ज़्यादा व्यापक बना सकता है। तो सामाजिक न्याय के टॉपिक को हम इसमें पढ़ेंगे 4th यूनिट में ही।
और लास्ट में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। प्रतिनिधित्व कैसे दिया जा सकता है शासन की व्यवस्थाओं में। अलग अलग सिद्धांत विश्व के देशों में प्रचलित हैं, तो हम उन सिद्धांतों को अलग अलग, उनके अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, उनमें चुनौतियाँ क्या हैं, कठिनाइयाँ क्या हैं, इस संबंध में हम इसको पढ़ेंगे प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को। तो ये हमारे 4 यूनिट का टॉपिक है, इन्हीं को हमको पढ़ना है इसमें, और सिलेबस को हम क्रमशः चलेंगे। और आप चाहेंगे तो इसको पीपीटी को ले सकते हैं,